हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए चलते हैं अधिगम की ओर। आज हम चर्चा करते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? तो देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। क्या अर्थ होता है? सीखना। देखिए इस अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या अर्थ हुआ? सीखना। और देखिए अधिगम का जो दूसरा अर्थ होता है, जो सीखना अर्थ होता है, ये हमारा एक संकीर्ण अर्थ होता है, अर्थात एक बहुत छोटा अर्थ होता है। और अगर व्यापक अर्थ के बारे में अधिगम को लिया जाए तो उसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। तो जो व्यवहार में परिवर्तन है यही अधिगम है। क्या है? अधिगम। तो चलते हैं। इससे पहले व्यवहार शब्द को हमें जानना पड़ेगा। अधिगम को जानने से पहले हमें व्यवहार को समझना पड़ेगा कि आखिर व्यवहार है क्या। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम जो विज्ञान आया था वह आत्मा का विज्ञान आया था। उसके बाद आया था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। काय का विज्ञान? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और उसके बाद चेतना का विज्ञान आया। और उसके बाद आज मनोविज्ञान जो है व्यवहार के विज्ञान पर टिका हुआ है। तो देखिए जो शब्द है व्यवहार, देखिए व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द को लेकर कौन आया? तो व्यवहार शब्द को लेकर आए थे जेबी वॉटसन। कौन लेकर आए थे? जेबी वॉटसन। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन ब्रॉडस वाटसन। देखिए सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था वो विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम मैकडूगल के द्वारा। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी विलियम मैकडूगल ने। उसमें इसका प्रयोग, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। देखिए जो विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी वो कौन सी पुस्तक थी? वो पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1913 ईस्वी में जब व्यवहार शब्द का प्रयोग, व्यवहार शब्द लेकर आए थे जॉन ब्रॉडस वाटसन, तो उन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी। किसकी नींव रखी? व्यवहारवाद की। तो देखिए जो व्यवहार है क्या? व्यवहार, देखिए व्यवहार कोई व्यक्ति है। क्या है? कोई व्यक्ति है। अगर वह इसके द्वारा की जाने वाली बाहरी क्रियाएं, क्या है? इसके द्वारा की जाने वाली बाहरी क्रियाएं जो हमें दिखाई देती हैं वही उसका व्यवहार होता है। तो देखिए हम अधिगम कहते किसे? जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अगर वह स्थायी परिवर्तन है तब हम उसे अधिगम कहते हैं। और अधिगम तब कहते हैं कि वह, अगर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह किन कारणों से होता है। तो वह किन कारणों से होता है ये देखते हैं। तो देखिए अभ्यास। किसके कारण? अगर अभ्यास के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तब हम उसे अधिगम कहते हैं। दूसरा है अनुभव। क्या है? अनुभव। और जो तीसरा है प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। तो देखिए अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा अगर उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन स्थायी होता है तो वह अधिगम हमारा कहलाता है। क्योंकि जो अधिगम होता है वह हमारा होता है स्थायी। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन। अगर इसमें स्थायी परिवर्तन होगा व्यवहार में तभी हमारा अधिगम कहलाएगा। तो देखिए जो अधिगम होता है वो हमारा अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही नहीं होता है। तो देखिए जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन अगर व्यवहार में परिवर्तन अगर देखा जाए तो वो अभ्यास के माध्यम से भी होता है, अनुभव के माध्यम से भी होता है, प्रशिक्षण के माध्यम से भी होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवहार में परिवर्तन के कारण और भी हो सकते हैं। तो देखिए व्यवहार में परिवर्तन के और कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए परिपक्वता। क्या होता है? परिपक्वता भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन का कारण हो सकता है। देखिए जब बालक छोटा होता है तो अगर उसके हाथ में कोई खिलौना है, अगर हम उस खिलौने को छीन लेते हैं और
तब वह रोने लगता है। लेकिन अब बालक बड़ा हो गया है या किशोरावस्था में आ गया है, तब उसके अगर हाथ में कोई चीज है या खिलौना है, अगर हम उससे छीन लेंगे तो वह रोके अपना संवेग प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है, परिपक्व होने से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। पहले वह रोने लगता है, लेकिन अब इस स्थिति में आके अब वह नहीं रोता है। देखिए थकान के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है, थकान के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। थकान से पहले व्यक्ति जो कार्य कर लेता है वह अच्छे से कर पाता है, जबकि थकान के बाद उस काम में वह बोरियत महसूस करने लगता है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो देखिए इसके अलावा है बीमारी के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो देखिए आपने देखा होगा, बीमारी जैसे बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो देखिए जब चिड़चिड़ापन आ जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन जब वह बीमारी से सही हो जाता है, उसके कुछ समय बाद वह फिर से सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो देखिए इसके बाद है मादक पदार्थों का सेवन। देखिए जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, इनके कारण भी क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है, मादक पदार्थों का सेवन, इसके माध्यम से भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो देखिए देखा जाए कि परिपक्वता, थकान, बीमारी और मादक पदार्थों इत्यादि के सेवन से भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। परंतु देखिए इनसे जो होने वाला परिवर्तन होता है वह हमारा कौन सा परिवर्तन होता है, स्थायी नहीं होता है, वह हमारा होता है अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। तो देखिए अस्थायी क्यों हुआ, अस्थायी परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि थकान के कारण, परिपक्वता के कारण, बीमारी के कारण, इन सब कारणों से उभरने के बाद व्यक्ति वही सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो देखिए जैसे अधिगम की बात की जाए कि अधिगम किस प्रकार होता है, तो देखिए अभ्यास, पहले हमें साइकिल चलाना नहीं आती थी, अब हम साइकिल चलाना बार बार सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, तब जाके हमें कहीं जाके साइकिल चलाना आती है। देखिए प्रशिक्षण, पहले हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं आता था, देखिए उसके बाद हमने बीटीसी की या हमने उसका प्रशिक्षण लिया, उसके बाद हम आज बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्रशिक्षण से अधिगम हुआ। देखिए जो अनुभव है, अभ्यास और प्रशिक्षण दोनों से ही संभव होता है। तो देखिए एक मानते हैं अनुभव क्या होता है कि मानते हैं एक रोड है और इसमें आगे जाके इस तरीके से खड्डा है, क्या है, खड्डा है। तो देखिए इसमें हम जा रहे हैं इस तरीके से, तो ना तो हम इसमें अभ्यास करते हैं इधर जाने का, हम ऐसे जाते हैं और इस तरीके से जाते हैं और ऐसे चले जाते हैं, लेकिन हम इस खड्डे में यहां जाने का प्रयास नहीं करते हैं और ना ही हम यहां जाने का कोई प्रशिक्षण लेते हैं। ये हमारा किसके द्वारा संभव होता है, ये हमारा अनुभव के द्वारा संभव होता है ऐसा। और जो स्थायी परिवर्तन आता है, यही स्थायी परिवर्तन हमारा अधिगम कहलाता है। किस के कारण, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। तो देखिए हम अधिगम की परिभाषा किस प्रकार लिख सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम। तो देखिए देखते हैं हम अधिगम की परिभाषाएं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के बारे में, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं वह देखते हैं। तो देखिए क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन हुए, क्रो एंड क्रो। उन्होंने क्या कहा था कि जो अधिगम है वह आदत, क्या है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। देखिए जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति, देखिए अभिवृत्ति 2 प्रकार की होती है। जैसे अभिवृत्ति एक होता है, एक शब्द होता है हमारा अभिवृत्ति और दूसरा होता है अभिवृद्धि। तो देखिए जो अभिवृद्धि शब्द है वह हमारा वृद्धि से संबंधित होता है, जबकि जो अभिवृत्ति है यह होता है हमारा दृष्टिकोण या नजरिया, इसे कह सकते हैं हम। तो देखिए जो क्रो एंड क्रो, क्रो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं और जो दूसरे क्रो हैं यह इनकी पत्नी का नाम है, तभी मिलाकर ये क्रो एंड क्रो हुए हैं। क्या हुए हैं, क्रो एंड क्रो। तो देखिए 2 क्रो मिलकर किस प्रकार हम इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। देखिए 2 क्रो मिलकर कितनी बातें बता रहे हैं हमको, 3 बातें बता रहे हैं। कौन कौन सी बात बता रहे हैं कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। कब बता रहे हैं 2 क्रो, यानी कि 2 क्रो हमें मिलकर कब बता रहे हैं ये बातें, हमें आज 2 क्रो आज हमें कितनी बातें बता रहे हैं, 3 बातें बता रहे हैं।
देखिए ए से क्या हुआ, अधिगम, वो आदत, सॉरी ए से आदत और ए से अभिवृत्ति और जे से ज्ञान, क्या हुआ, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, दो क्रम मिलकर तीन बातें बता रहे हैं। और कब बता रहे हैं, आज। इस प्रकार हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार गिलफोर्ड ने एक परिभाषा दी थी अधिगम के बारे में। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि व्यवहार के कारण ही, क्या कहा था कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम। तो देखिए किस प्रकार व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। तो देखिए कोई व्यक्ति है, देखिए एक व्यक्ति है, मैं यहां बना देता हूं व्यक्ति। देखिए एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति भी है, इधर क्या है, दूसरा व्यक्ति भी है। तो देखिए जब दो व्यक्ति हैं ये, अगर इस व्यक्ति को, अगर ये ए वाला व्यक्ति अगर बी वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोलेगा, क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दूसरे वाला बी वाला व्यक्ति भी इस वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोलेगा, क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा। और ये कैसे संभव हुआ, तो ये इसलिए संभव हुआ व्यवहार के कारण, यानी कि इसके व्यवहार के कारण बी वाले के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अगर ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति के अगर थप्पड़ मारता तो शायद बी वाला व्यक्ति भी ए वाले व्यक्ति के थप्पड़ मारता। तो देखिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। बीएफ स्किनर ने क्या कहा था कि जो अधिगम है वह व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखिए उन्होंने ये बात क्यों कही, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, इसमें मानव, पशु, पक्षी, प्राणी आदि सभी का अध्ययन होता है। तो देखिए जो मानव होता है वही उत्तरोत्तर सामंजस्य कर पाता है। देखिए कैसे कर पाता है कि जैसे कोई सीढ़ी है, सीढ़ी, तो देखिए पहले वह इस सीढ़ी पे चढ़ेगा, फिर इस सीढ़ी पे, इस तरीके से वह उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया करता है। क्या करता है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया करता है, वह एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे स्किनर पाए जाते हैं। जैसे किस प्रकार, अलग अलग 3-4 प्रकार के स्किनर नाम है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के। देखिए प्रथम नाम क्या है, बीएफ स्किनर। दूसरे मनोवैज्ञानिक एक और थे, उनका नाम भी स्किनर था। और जो तीसरे मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम चार्ल्स स्किनर था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। अगर ऑप्शन में उसमें तीनों आ गए, स्किनर, बीएफ स्किनर, चार्ल्स स्किनर, या एक नाम और कोई भी दे दिया, तो आपको उसमें बीएफ स्किनर ही लगाना है। तो देखिए अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं विलियम वुडवर्थ। तो देखिए विलियम वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में 2 परिभाषाएं दी थी। कितनी परिभाषाएं दी थी, 2। देखिए उन्होंने क्या बताया था कि जो अधिगम है वह विकास की एक प्रक्रिया है। क्या बताया था, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। और जो दूसरी परिभाषाएं दी थी उन्होंने कि नवीन ज्ञान, क्या बताया था, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन ही अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम। तो देखिए विलियम वुडवर्थ की हम इस परिभाषा को किस प्रकार याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आता है विलियम, यानी कि पहला अक्षर क्या आता है हमारा, वाह। क्या आता है, वाह। देखिए इसी प्रकार हमारा अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्या है, विकास। तो इसमें भी हमारा क्या अक्षर आता है, वाह। तो हम इस प्रकार इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा दी थी कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन ही अधिगम है। तो इसमें देखिए विलियम वुडवर्थ में पहला हुआ आया, उसके बाद वर्थ दूसरा हुआ आया। तो देखिए इन्होंने परिभाषाओं में भी कितना शब्द दिया, 2 शब्द दिए। कौन कौन से शब्द दिए, देखिए इन्होंने एक शब्द दिया नवीन ज्ञान। कौन सा शब्द दिया, नवीन ज्ञान। और तो दूसरा शब्द दिया, क्या दिया, कि नवीन प्रक्रियाओं का अध्ययन ही अधिगम कहलाता है। देखिए इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक आए गेट्स ने भी अधिगम की परिभाषा दी। तो गेट्स ने क्या बताया कि जो प्रशिक्षण है, क्या बताया, प्रशिक्षण है और अनुभव है के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्या बताया कि जो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किन्होंने, अच्छा हम इस परिभाषा को किस प्रकार याद रख सकते हैं। देखिए किन्ने दी ये परिभाषा, गेट्स ने। किन्ने दी, गेट्स ने, गेट्स महोदय ने ये परिभाषा दी। और गेट्स महोदय, देखिए हम जाते हैं, स्टूडेंट जब एक छात्र होता है तो वह विद्यालय के गेट से जाकर वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अनुभव भी प्राप्त करता है।
तो इस प्रकार हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार जब तीसरी परिभाषा दी आइजैक ने, एक परिभाषा और दी आइजैक महोदय ने, तो देखिए आइजैक महोदय ने अधिगम के बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या बताया था कि अधिगम जो है नवीन एवं स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो देखिए इस प्रकार हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की दी हुई परिभाषाएं पढ़ी, उनके बारे में अध्ययन किया। तो देखिए इससे सबसे निष्कर्ष ये निकल के आया कि जो अधिगम होगा, अगर व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होगा तब वह अधिगम कहलाएगा, अगर व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी होगा तो वह अधिगम नहीं कहलाएगा। तो देखिए अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधिगम की विशेषताओं की, अधिगम के प्रकार के बारे में, अधिगम के पक्ष के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल अभी आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।